शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, संगम युग। देखिए, जो संगम युग है ना, इसके अंतर्गत 3 राज्यों ने शासन किया था। मैंने पिछले 2 वीडियो में भी इनके बारे में जिक्र किया था। कौन कौन से थे ये 3 राज्य या राजवंश? ये थे चोल, पहला चोल, दूसरा चेर, तीसरा पांड्य। चोल, चेर, पांड्य, इन 3 राजवंशों ने सुदूर दक्षिण में शासन किया था प्राचीन समय में, और इनके तीनों के संयुक्त शासन काल को ही संगम युग अथवा संगम काल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये जो संगम युग है, इसको संगम युग क्यों कहा जाता है ये भी मैं बताऊंगा। पहले थोड़ा सा हम इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, चोल, चेर और पांड्य, इन तीनों ने सुदूर दक्षिण में शासन किया था एक ही समय में, तो इनके शासन काल को क्या कहा जाता है? संगम युग। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन तीनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से सुदूर दक्षिण में शासन किया था, ऐसा नहीं है। इन तीनों ने सुदूर दक्षिण के अलग अलग हिस्सों में अपना अलग अलग शासन किया था। देखिए, हमारा जो दक्षिण भारत है कुछ इस प्रकार से है। दक्षिण वाला भाग, इस तरफ हिंद महासागर, इधर श्रीलंका है, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर। तो यहां पर है केरल राज्य, ये केरल राज्य हो गया, और इस तरफ हो गया तमिलनाडु। उत्तर में जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो ये जो तमिलनाडु और केरल वाला जो क्षेत्र है, यही आता था उस समय बिल्कुल सुदूर दक्षिण में, और इसी क्षेत्र में, इसी तमिलनाडु केरल, यहीं पर ही महापाषाण काल का उदय हुआ था। तो इसी क्षेत्र में चोल, चेर, पांड्य, इन तीनों ने शासन किया था एक ही समय में। सबसे पहले हम लेते हैं चोल। चोल, इनका जो शासन क्षेत्र था, मतलब इनका जो क्षेत्र था, जिस क्षेत्र पर इनका अधिकार था, वो इस तरफ था, बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में। इस तरफ जो है चोलों का अधिकार था, जिसको उस समय कहा जाता था चोल मंडल। क्या कहते थे? चोल मंडल, जो कि आज के समय में कहा जाता है कोरोमंडल। जो तमिलनाडु से मतलब कि जो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ जो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं? आज कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो वो पहले क्या कहा जाता था? चोल मंडल। चोल मंडल या चोल मंडलम। चोल मंडलम, अगर हम संस्कृत का ये यहां जोड़ दे आधा मत, तो चोल मंडलम ये कहलाता था। तो लगभग इस क्षेत्र में यहां तक, तो लगभग इस क्षेत्र में किनका अधिकार था? चोलों का अधिकार था। तो याद रखेंगे, चोल किस तरफ थे? लगभग उत्तर पूर्वी क्षेत्र में चोलों का अधिकार था। इसमें जो है कुछ भाग जो है आंध्र प्रदेश का भी आएगा। आंध्र प्रदेश का जो तटवर्ती भाग है वो भी चोलों के अधिकार में था। उसके बाद तीसरा चेर। चेर, इनका जो अधिकार था ये केरल की ओर था। ये जो केरल वाला जो भाग है ना, केरल का ये भाग और कुछ तमिलनाडु का भाग, वो किनके अधिकार में था? चेर के अधिकार में था, चेर राजवंश के अधिकार में था। और चेरों को जो है केरल पुत्र भी कहा गया है। क्या कहा गया है? चेरों को केरल पुत्र। केरल पुत्र, याद रखेंगे, चेरों को केरल पुत्र भी कहा गया है। इनका अधिकार किस तरफ था? पश्चिम की ओर था, अरब सागर से लगे हुए समुद्र तट की ओर, उस तरफ। उसके बाद अगला है पांड्य। पांड्य, इनका अधिकार था सुदूर दक्षिण में, मतलब कि ये तो पूरा सुदूर दक्षिण है, लेकिन इसके भी बिल्कुल सुदूर दक्षिण में, मतलब कि इस वाले भाग में, इस वाले भाग में किनका अधिकार था? पांड्य शासकों का। तो ये चीज समझ में आ गया। तो ये लोग जो हैं तीनों इस क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में एक ही समय में शासन कर रहे थे। तो उस समय को क्या कहा जाता है? उस युग को क्या कहा जाता है? संगम युग। तो समझ गए आप लोग इतना चीज। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये संगम युग, इसका समय क्या था। तो इसमें जो है काफी मतभेद है, कुछ इतिहासकार कुछ और कहते हैं, कुछ और कहते हैं। तो आपको जो है थोड़ा सा बेसिक बस याद रहना है कि लगभग इतना हो सकता है। तो जो अधिकांश इतिहासकार मानते हैं 1ली शताब्दी ईस्वी से लेकर के 3री शताब्दी ईस्वी के बीच संगम युग रहा होगा। वहीं जो कुछ है वो 1ली शताब्दी ईस्वी से लेकर के 250 ईस्वी तक मानते हैं। तो कुछ 1ली शताब्दी ईस्वी से 600 ईस्वी तक, तो कुछ 3री शताब्दी ईस्वी से 600 ईस्वी तक मानते हैं। अलग अलग इसमें राय देते हैं। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जहां भी इतिहास में अगर मतभेद है इतिहासकारों में, तो उस टाइप के क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाता है। तो उस पर जो है आप लोग ज्यादा अपना दिमाग खपाने की आवश्यकता नहीं है। तो इतना याद रखेंगे। अब हम इसको देखते हैं, ये जो संगम युग है, मतलब जो शब्द है संगम, इसको हम देखते हैं इसका क्या मतलब होता है, और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि इस युग को संगम युग क्यों कहा जाता था। तो देखिए, संगम, संगम शब्द, इसका जो सामान्य भाषा में अगर मतलब हम देखें तो क्या होता है? मेल या मिलाप,
मेल मिलाप मिलना, यही होगा ना संगम का सामान्य मतलब। जैसे कि उदाहरण के रूप में ले लीजिए, दो नदियां मिल रही हैं जैसे गंगा और यमुना, तो हम क्या कहेंगे, गंगा यमुना का संगम, गंगा यमुना का मिलाप, गंगा यमुना का मेल, तो वो क्या कहलाएगा, संगम। तो ठीक इसी प्रकार से जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हो या फिर दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हो तो उसको भी हम संगम कह सकते हैं। तो प्राचीन समय में सुदूर दक्षिण में शासन करने वाले चोल चेर पांड्य, इन तीनों शासकों ने अपने शासन काल में दक्षिण में जो कवि थे उस समय, उनका जो है कवि सम्मेलन या कवि गोष्ठी या सभा आयोजित किया था। वो जो है जो दक्षिण के जो राज्य थे, जो चोल चेर पांड्य, ये लोग जो है बहुत अधिक साहित्य प्रेमी थे, साहित्यकारों का काफी सम्मान किया करते थे। तो अपने समय में उन्होंने अपने जो राज्य में जो भी कवि वगैरह हुआ करते थे तो उनके लिए वो लोग जो है सभाओं का आयोजन करते थे, सम्मेलन का आयोजन करते थे, गोष्ठियों का आयोजन करते थे, और इन्हीं गोष्ठियों सम्मेलनों को ही क्या कहा जाता था, संगम। और इसी कारण इस युग को कहा गया संगम युग, क्योंकि ये जो है जो संगम आयोजित हुए थे, 3 संगम आयोजित हुए थे, जो मैंने यहां लिखा है प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो ये जो तीनों संगम हुए थे ना, ये दक्षिण में हुए थे, तमिलनाडु केरल क्षेत्र में, जहां पर चोल चेर और पांड्य इन राज्यों के कवियों ने हिस्सा लिया था। तो ये जो संगम है, काहे का संगम था, कवियों का संगम था। मतलब कि यहां पर जो है गोष्ठियों का आयोजन होता रहा होगा और कवि जो है वहां पर एकत्रित होते रहे होंगे, अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते रहे होंगे, दूसरे कवियों से मिलते रहे होंगे, एक दूसरे से मेल मिलाप करते रहे होंगे। तो वहां पर जो है कवियों का आपस में संगम होता रहा होगा, तो इस कारण से उसको क्या कहा गया, संगम। और ये जो युग था, जो समय था, उसको कहा जाता है संगम युग या संगम काल। तो इतना चीज जो है क्लियर हो गया होगा, याद रखना है। अब आते हैं संगम के ऊपर, मतलब कि जो संगम आयोजित हुए थे। तो इसमें पहला चीज आप लोग याद रखिएगा कि ये जो संगम आयोजित हुए थे उसको आयोजित करने वाले राजवंश थे पांड्य, जो 3 मैंने बताया, चोल चेर पांड्य। तो इनमें से पांड्य शासकों ने इन तीनों संगमों का आयोजन करवाया था। मतलब कि देखिए, कोई भी सभा, गोष्ठी, सम्मेलन, कोई भी आयोजन होता है तो उसका एक आयोजनकर्ता होता है, संरक्षक होता है। तो इन तीनों संगमों का आयोजन करता कौन था, पांड्य शासक। मतलब कि एक ही शासक नहीं, अलग अलग शासकों ने अपने अपने समय में संगमों का आयोजन करवाया था। तो याद रखना है, तीनों संगमों के आयोजन करता कौन थे, पांड्य शासक। और इसमें जो है चोल और चेर राजवंशों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। मतलब कि उन्होंने भी इन संगमों को सफल बनाने में अपना योगदान दिया था। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इन संगमों के बारे में। तो 3 संगम हुए थे। तो आप लोगों को याद रखना है कि पहला संगम कहां हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, और दूसरी महत्वपूर्ण चीजें। तो देखिए, 3 संगम हुए थे, तो उनमें से जो सबसे पहला संगम आयोजित किया गया था वो किया गया था मदुरा अथवा मदुरई। मदुरा अथवा मदुरई, ये जो मदुरई है ये पांड्य शासकों की राजधानी थी उस समय। पांड्य, चोल, चेर, ये 3 थे ना, और जो पांड्य थे उन्होंने पहला संगम आयोजित किया था। तीनों संगमों के आयोजनकर्ता कौन थे, पांड्य शासक। अगर पूछा जाता है प्रथम संगम का आयोजन किसने किया था, पांड्य शासक। तो पांड्य शासकों ने ही इन तीनों संगमों का आयोजन किया था। तो पहला संगम कहां आयोजित हुआ था, मदुरा, अथवा उसको मदुरई भी कहा जाता है, जो कि पांड्य शासकों की राजधानी थी। और इस संगम के अध्यक्ष कौन थे, नाम याद रखेंगे, आचार्य अगस्त्य यनार। आचार्य अगस्त्य यनार्य, जिनको कि अगस्त्य ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, यहां पर ना, हाँ, अगस्त्य ऋषि के नाम से भी इनको जाना जाता है। आचार्य अगस्त्य यनार्य, जिनको क्या कहा जाता है, अगस्त्य ऋषि। याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि पूछा जाता है अध्यक्ष कौन था, ये पूछा जाता है, और किस स्थान पर हुआ था ये पूछा जाता है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रथम संगम जो आयोजित हुआ था उसमें जितने भी कवि जुटे रहे होंगे तो उन्होंने अपनी जो भी रचनाएं प्रस्तुत की। तो इस समय की जो रचनाएं हैं उनके बारे में, तो आप लोगों को इसके संबंध में इतना याद रखना है कि प्रथम संगम में जो भी रचनाएं प्रस्तुत की गई, जो भी साहित्यिक सामग्री इस समय प्रस्तुत की गई, जो रचनाएं लिखी गई, उनमें से एक भी आज के समय में उपलब्ध नहीं है। मतलब कि प्रथम संगम में जो भी कविताएं, जो भी रचनाएं लिखी गई थी वो आज के समय में उपलब्ध नहीं है। लेकिन कौन कौन सी रचनाएं इस समय लिखी गई थी उनके बारे में आगे जब द्वितीय संगम, तृतीय संगम होगा तो उन रचनाओं से पता चल
चलता है कि प्रथम संगम में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई थी, कौन कौन से कवि थे इस संबंध में, लेकिन एक भी रचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो याद रखेंगे प्रथम संगम से संबंधित कोई भी रचना प्राप्त नहीं हुई है। तो जो साहित्यिक स्रोत है वो प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब कि जो भी साहित्य लिखा गया था वो अप्राप्त है, लेकिन उसके विषय में जानकारी मिलती है कि कौन कौन से ग्रंथ उस समय लिखे गए थे। उसके बाद द्वितीय संगम ये कहाँ आयोजित हुआ था? कपाटपुरम। कपाटपुरम अथवा इसको अलवय भी कहा जाता है। कपाटपुरम अथवा अलवय किसके द्वारा आयोजित किया गया था? पांड्य शासकों के द्वारा। देखिए तीनों संगमों का आयोजन पांड्य शासकों ने किया था। अध्यक्ष कौन थे? तोलकाप्पियर। तोलकाप्पियर द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे, तोलकाप्पियर। और इस संगम में भी वैसे ही पहले वाले संगम के समान बहुत सारे कवि जुटे। उन्होंने जो भी रचनाएं लिखी थी, जो भी उनकी द्वारा जो साहित्य लिखा गया था, जो कविताएं लिखी गई थी, उसको प्रस्तुत किया गया। लेकिन द्वितीय संगम में भी दुर्भाग्यवश केवल और केवल एक ही साहित्यिक स्रोत प्राप्त होता है। मतलब कि द्वितीय संगम में जितनी भी रचनाएं प्रस्तुत की गई थी उनमें से केवल एक ही रचना प्राप्त हो सकी है अभी तक। उस रचना का नाम याद रखेंगे, तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम। इसके रचनाकार कौन है? द्वितीय संगम के अध्यक्ष तोलकाप्पियर। तो तोलकाप्पियर ने तोलकाप्पियम नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये जो है द्वितीय संगम से संबंधित है और द्वितीय संगम से संबंधित केवल एकमात्र ग्रंथ उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि इसमें और जो द्वितीय संगम में और भी बहुत सारी रचनाएं प्रस्तुत की गई थी, लेकिन वो अप्राप्त है। तो इतना याद रखेंगे। उसके बाद अगला है तृतीय संगम। तृतीय संगम ये आयोजित हुआ था मदुरा अथवा मदुरई। जो प्रथम संगम आयोजित हुआ था जहां मदुरा अथवा मदुरई, वहीं पर तृतीय संगम का आयोजन किया गया था। किनके द्वारा? पांड्य शासकों के द्वारा। ये चीज आप लोगों को बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए कि तीनों संगमों का आयोजन पांड्य शासकों द्वारा किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? नक्कीरर। तृतीय संगम के अध्यक्ष नक्कीरर। देखिए ये जो अध्यक्ष हो गया, कहां पर आयोजित हुआ था ये पूछा जाता है अक्सर, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद तीसरा चीज, तृतीय संगम में जो भी रचनाएं प्रस्तुत की गई थी तो उनसे संबंधित क्या चीजें हैं। तो देखिए आप लोगों को याद रखना है कि संगम साहित्य से संबंधित जितने भी ग्रंथ प्राप्त हुए हैं सभी के सभी तृतीय संगम से संबंधित है। मतलब कि तृतीय संगम के समय जो भी रचनाएं, जो भी कविताएं उस समय प्रस्तुत की गई थी वो जो है लगभग सभी के सभी प्राप्त हुए हैं। या फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि संगम साहित्य से संबंधित जो भी साहित्य प्राप्त हुए हैं उनमें से सभी के सभी, एक को छोड़ करके, तोलकाप्पियम को छोड़ के सभी के सभी कब के हैं? तृतीय संगम से संबंधित है। क्योंकि पहले वाले संगम से संबंधित कोई भी ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ है। द्वितीय संगम से संबंधित केवल एक ग्रंथ प्राप्त हुआ है, तोलकाप्पियम। तो ये पूछा जाता है। उसके बाद तृतीय संगम, जितने भी संगम साहित्य अभी तक प्राप्त हुए हैं और जो प्राचीन तमिल साहित्य है वो सभी के सभी तृतीय संगम के समय के हैं। तो इतना याद रखना है आप लोगों को। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो महत्वपूर्ण संगम साहित्य, मतलब जो संगम साहित्य में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं, अगर उनके बारे में बताना है तो मैं उसके बारे में भी बता दूंगा, लेकिन नाम जो है काफी कठिन है, उतने पूछे नहीं जाते हैं। बस ये कुछ एक पूछे जाते हैं, तोलकाप्पियम और कुछ दूसरे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, मैं भी उनको भी बताऊंगा। तो ये याद रखिएगा तीनों संगमों के विषय में। उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा कि 8वीं शताब्दी के आसपास संगम साहित्य पर कई सारी टीकाएं लिखी गई। मतलब कि जो संगम साहित्य थे उनके ऊपर जो है टिप्पणी, टीका, इस टाइप के ग्रंथ लिखे गए। तो उन टीकाओं में ऐसा लिखा गया है कि ये जो तीनों संगमों का आयोजन हुआ था ये कुल मिलाकर के 9,990 वर्षों तक चलता रहा। जो टीकाएं लिखी गई है ना उसमें ऐसा कहा गया है 9,090 वर्षों तक ये तीनों संगम चलते रहे, ऐसा लिखा गया है। और अलग अलग जो तीनों संगम है ना तो उनके बारे में भी बताया गया है कि जो प्रथम संगम है वो लगभग 4,400 वर्ष तक चला, वही जो दूसरा संगम है 3,700 वर्ष तक चला, वही जो तीसरा संगम है वो लगभग 1,850 वर्ष तक चला, ऐसा बताया गया है। जो टीकाएं लिखी गई है टोटल कितना? 9,990 वर्ष। वहीं उन टीकाओं में यह भी कहा गया है कि इन तीनों संगमों में 8,598 कवियों ने भाग लिया। कितने कवि? 8,598 कवि। 8,000
598 कवियों ने भाग लिया था इन तीनों संगमों में। ये भी उन्हीं टीकाओं में कहा जाता है। उसके बाद तीसरा चीज याद रखेंगे कि मैंने बताया कि तीनों संगमों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था। तो इन टीकाओं में ऐसा लिखा गया है कि 197 पांड्य शासकों ने इन तीनों संगमों को आयोजित करवाया। क्योंकि देखिए 9990 वर्षों तक चला बोल रहा है, जो कि काफी मतलब अतिरंजित लगती है, स्वीकार करने लायक नहीं लगती है। तो 9990 वर्ष तक चला बोल रहा है तीनों संगमों को। और कितने कवियों ने भाग लिया बोल रहा है? 8598 कवियों ने। और कितने शासकों ने इसको आयोजित करवाया? 197 शासकों ने। मतलब सभी शासक 197 एक साथ नहीं, वो बिल्कुल एक के बाद एक आते गए होंगे। इस टाइप से उनका लिखना होगा। तो ये जो है 8वीं शताब्दी में संगम साहित्य पर जो टीका लिखी गई थी उसमें ये चीज कही गई है। जबकि मैंने पहले ये बताया कि संगम युग का समय जो है 1ली शताब्दी ईस्वी से लेकर के अपना 3री शताब्दी ईस्वी के आसपास तक है, ये मैंने बताया था। तो इतना याद रखिएगा, ये कुछ चीजें जो है पूछी जाती है। अब हम थोड़ा सा संगम युग में जो महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई थी, जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए पहला याद रखेंगे पतुपातु। पतुपातु ये जो है 10 गीतों का एक संग्रह है। मतलब कि इसके अंतर्गत जो है 10 अलग अलग ग्रंथ हैं और वो जो प्रत्येक ग्रंथ है ना वो गीत संबंधित हैं। तो इसको जो है 10 गीत संग्रह भी कहा जाता है पतुपातु को। उसके बाद अगला है शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम जिसको कि नुपुर की कहानी भी कहा जाता है। नुपुर की कहानी, शिल्पादिकारम को नुपुर की कहानी याद रखेंगे, नुपुर की कहानी। अच्छा, ये जो शिल्पादिकारम है ना ये एक महाकाव्य है। उसके बाद मणिमेखलय और जीवक चिंतामणि, ये जो तीनों है ना महाकाव्य हैं। कौन कौन सा? शिल्पादिकारम, मणिमेखलय और जीवक चिंतामणि। और ये तीनों महाकाव्य हैं। और ये तीनों महाकाव्य जो है ना तमिल भाषा के श्रेष्ठ महाकाव्य माने जाते हैं। और ये कब लिखे गए थे? संगम काल में, संगम युग में, 3य संगम के समय। क्योंकि देखिए अधिकांश जो तमिल ग्रंथ है, संगम साहित्य है, वो कब का प्राप्त हुआ है? 3य संगम से संबंधित है। एकमात्र तोलक्कापियम जो कि 2य संगम से संबंधित है। और जो प्रथम संगम है उससे संबंधित कोई भी ग्रंथ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उसके बाद आखिर में आप लोग याद रखिएगा तिरुकुल, ये जो ग्रंथ है तिरुकुल, इसको तमिल बाइबिल कहा जाता है। मतलब कि तमिल का बाइबिल कहा जाता है किसको? तिरुकुल को। जो पतुपातु है वो गीतों का संग्रह है। पतुपातु के अंतर्गत 10 ग्रंथ सम्मिलित हैं और प्रत्येक ग्रंथ जो है गीतों से संबंधित है। उसके बाद शिल्पादिकारम जिसको कि नुपुर की कहानी भी कहा जाता है, मणिमेखलय और जीवक चिंतामणि, ये तीनों जो हैं महाकाव्य हैं और तमिल साहित्य के श्रेष्ठ महाकाव्यों में से गिने जाते हैं। तिरुकुल ये जो है तमिलों का बाइबिल कहा जाता है। तो ये सब याद रखेंगे। उसके बाद मैंने जो पहले बताया था तोलक्कापियम जिसकी रचना की थी तोलक्कापियर ने 2य संगम के समय में। तो ये जो तोलक्कापियम है ये तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण माना जाता है। याद रखेंगे, अगर कभी पूछा जाता है तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण कौन सा है तो वो है तोलक्कापियम। किसने लिखा था? तोलक्कापियर ने 2य संगम के समय में। तो इतना सारा कुछ याद रखिएगा संगम युग के बारे में। इसके बाद अगले वीडियो में हम जो है थोड़ा सा देखेंगे चोल वंश के विषय में, थोड़ा सा चेर वंश के विषय में, थोड़ा सा पांड्य वंश के विषय में। इसके जो भी महत्वपूर्ण राजा थे, इनके समय में आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कैसी थी, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। वो भी जो है कभी कभार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज का ये लेक्चर यही समाप्त होता है। अगर ये